तो फाइनली इतने सालों के भारी प्रोटेस्ट, इन्वायरमेंटल कंसर्न और इंडिजीनियस ट्राइब्स के राइट्स पर लंबी बहस के बाद भी भारत सरकार ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपने सबसे एम्बिशियस और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर साल 2028 से काम शुरू करने जा रहे हैं। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में यह साफ कर दिया है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सारी तैयारी चल रही है और इसके टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? क्या सरकार ने पिछले कुछ सालों में लोगों के गुस्से और एनवायरमेंटलिस्ट के डर को देखते हुए इस प्लान में कुछ बदलाव किए हैं, या फिर सरकार उसी पुराने ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ने का रिस्क ले रही है? और सबसे जरूरी बात, आखिर भारत सरकार इस छोटे से आइलैंड पर इतना ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज क्यों झोंक रही है? ऐसा क्या छुपा है इस आइलैंड में जो इसे देश का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट बना रहा है? अभी तक आप लोगों को मीडिया में या अलग अलग आर्टिकल्स में यही बताया गया होगा कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद चाइना को काउंटर करना है। आपने सुना होगा कि ये आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर है, जहाँ से हम चाइना के लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को चोक कर सकते हैं, उसकी नेवी पर नजर रख सकते हैं और किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में उसको पीछे ढकेल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना को काउंटर करना एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट की वो रियल स्टोरी बताऊंगा जो आमतौर पर हेडलाइंस में नहीं आती। इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक्स भी है और एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डायलेमा भी है। मुझे खुद हमारे एनवायरनमेंट और इस धरती की नेचुरल ब्यूटी की उतनी ही चिंता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे हमारा हरा भरा जंगल खत्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते जो आने वाले समय में भारत को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है और हमारी इकोनॉमिक पावर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना। चलिए सबसे पहले मैप पर चलते हैं और समझते हैं इस जगह की ज्योग्राफी को। यह है भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, जो बे ऑफ बंगाल में बिखरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत आर्किपेलगो है। अगर आप इस आइलैंड चेन के बिल्कुल सदर्न मोस्ट हिस्से में आएंगे तो वहां आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये आइलैंड पूरी तरह से घने जंगलों से ढका हुआ है और यहाँ पर दुनिया की कुछ सबसे रेयरेस्ट इकोलॉजी और स्पीसीज रहती है। लेकिन इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखिए। ये आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। मलक्का स्ट्रेट वही समुद्री रास्ता है जो चाइना का सबसे कमजोर पॉइंट या मलक्का डायलेमा कहा जाता है। चाइना अपनी जरूरत का लगभग 80% क्रूड ऑयल और अपना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इसी छोटे से और पतले से समुद्री रास्ते से करता है। आज के टाइम पर अगर कोई देश इस पूरे जियोपॉलिटिकल और ट्रेड लोकेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर एक बेहद छोटा सा देश है, हमारे एक छोटे शहर से भी छोटा, लेकिन ये देश अपने डीप सी पोर्ट्स और ट्रांसशिपमेंट हब की वजह से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर फ्यूचर में कभी चाइना ने हमारे नदर्न बॉर्डर्स पर यानी लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में कोई अग्रेशन दिखाया या फिर पाकिस्तान के थ्रू हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश की तो इंडियन नेवी बड़ी आसानी से इस ग्रेट निकोबार आइलैंड का यूज करके मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती है। इससे चाइना का ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड ठप हो जाएगा और चाइना पे एक बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। हाँ, ये बात सही है कि इससे चाइना थोड़ा नर्वस जरूर होगा और उसकी सप्लाई लाइंस पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस रास्ते को ब्लॉक करने से चाइना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा या घुटने टेक देगा तो आप गलत हैं। चाइना को इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना लोग सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मलक्का स्ट्रेट कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो ब्लॉक हुआ तो पर्सियन गल्फ का ट्रेड बंद, जो आज के टाइम हुआ है। लेकिन ईस्ट एशिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडियन नेवी ने मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक भी कर दिया तो चाइना के पास दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। वो थोड़ा नीचे जाकर सुंदर स्ट्रेट का रास्ता ले सकता है। अगर हमने वहाँ भी कुछ किया तो वो लोम्बोक स्ट्रेट या मकासार स्ट्रेट के जरिए थोड़ा और घूमकर अपने ट्रेड कर सकता है। अब हम कितने स्ट्रेट को ब्लॉक करते फिरेंगे? इसीलिए ये सोचना कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना को समुद्र में घेरने के लिए बन रहा है तो ये पूरी तरह सच नहीं है और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको ऐसी बातें बता रहे हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इससे चाइना को कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, तो फिर भारत सरकार इतने प्रोटेस्ट, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और लीगल हर्डल के बाद भी इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने आगे क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे सीधा और सटीक जवाब है
प्योर इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिंगापुर ने इस पूरे समुद्री रास्ते का यूज करके अपनी किस्मत बदली है। सिंगापुर का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स, जिसे हम अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स कहते हैं, उनको डॉक करने की परमिशन देता है। जब ये बड़े शिप्स वहां आते हैं तो सिंगापुर को डॉकिंग फीस, लॉजिस्टिक फीस और मेंटेनेंस के रूप में अरबों डॉलर मिलते हैं। फिर उसी पोर्ट से वो बड़ा माल छोटे छोटे शिप्स में लोड किया जाता है और पूरे साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और दूसरे देशों में भेजा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे पोर्ट्स हैं जिनमें इतने बड़े शिप्स को हैंडल करने की कैपेसिटी और पानी की गहराई होती है। यहाँ तक कि अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास मुंबई में JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जैसा बेहतरीन पोर्ट है जो दुनिया के टॉप पोर्ट्स में गिना जाता है। लेकिन हमारे लगभग सभी बड़े पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनका ड्राफ्ट, यानी समुद्र में पानी की गहराई जो पोर्ट के पास होती है। हमारे देसी पोर्ट्स के ड्राफ्ट कम होने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकते। इसका नतीजा ये होता है कि जब भी भारत को कोई बड़ा कार्गो मंगवाना होता है तो वो पहले सिंगापुर, कोलंबो या दुबई के पोर्ट्स पर जाता है। वहाँ उन बड़े शिप्स से माल उतार कर छोटे शिप्स में डाला जाता है और फिर वो छोटे शिप्स हमारे देसी पोर्ट्स पर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं और इस वजह से भारत के कार्गो पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आता है जो हम दूसरे देशों के पोर्ट्स को किराए के रूप में दे देते हैं। हमारे पूरे ईस्ट कोस्टल एरिया में भी ऐसा कोई नेचुरल डीप ड्राफ्ट पोर्ट नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। इसी मजबूरी और नुकसान को खत्म करने के लिए भारत सरकार ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बिल्ड करना चाहती है। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर नेचुरली लगभग 20 मीटर से ज्यादा का डीप ड्राफ्ट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप भी यहाँ बिना किसी दिक्कत के अंदर रुक सकता है। अगर ये पोर्ट बन जाता है तो भारत न सिर्फ अपना अरबों डॉलर का ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट बचाएगा बल्कि वो पूरे रीजन का ट्रेड हब बन जाएगा। और अगर इस प्रोजेक्ट से किसी देश को सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए तो वो चाइना नहीं बल्कि सिंगापुर और श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंगापुर और कोलंबो इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा टेंशन में आने वाले हैं। ये आइलैंड बांग्लादेश और म्यांमार के भी बहुत क्लोज है, तो ये देश भी अपना पैसा और समय बचाने के लिए सिंगापुर के बजाय भारत के इस नए पोर्ट का यूज करेंगे। धीरे धीरे सिंगापुर की जो मोनोपोली है ट्रेड रूट पर वो कम होने लगेगी और इन सब के साथ साथ हमारे पास ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो रहेगा कि हम वहाँ से पासिंग हर एक चाइनीज शिप पर कड़ी नजर रख सकें। तो यहाँ पर हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक्स पर पहले है और जियो पॉलिटिक्स पर उसके बाद। अगर आपको लगता है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का आइडिया हाल ही में पिछले कुछ सालों में आया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक बड़ा पोर्ट और स्ट्रेटेजिक हब बनाने का विजन आज का नहीं है बल्कि इसकी कहानी 1960s के दौर से शुरू होती है। भारत सरकार की नजर इस आइलैंड की बेहतरीन लोकेशन पर पिछले कई दशकों से थी। 1960s में जब देश के अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने इस एरिया का सर्वे किया था तभी ये साफ हो गया था कि अगर हमें बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो निकोबार पर काम करना ही होगा। लेकिन उस जमाने में और उसके बाद की सरकारों ने कभी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर सीरियस होकर काम नहीं किया और इस फाइल को हमेशा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन वही था जो आज हमारे सामने खड़ा है, यानी एनवायरमेंटल और लोकल इकोलॉजी का प्रोटेक्शन। उस दौर में हमारी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि हम एक इतना बड़ा आइलैंड डेवलप प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सके और हमारी डिफेंस प्रायोरिटीज ज्यादातर लैंड बॉर्डर्स यानी पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पर ही लिमिटेड थी। लेकिन अगर हम उस समय के विजन और आज के विजन के बीच का फर्क देखें तो बदलाव जमीन आसमान का है। 1960s में सरकार का विजन बहुत लिमिटेड था। उस समय सिर्फ एक छोटा सा नेवल बेस या फिर सर्वेलेंस पोस्ट बनाने की बात होती थी ताकि समुद्र में दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जा सके। उस समय देश का फोकस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड हब पर नहीं था क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज थी और हम मैन्युफैक्चरिंग या ग्लोबल सप्लाई चेन्स का इतना बड़ा हिस्सा नहीं थे। लेकिन आज का जो विजन है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज सरकार इस आइलैंड को सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में नहीं देख रही बल्कि इसे एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक मेगा सिटी के रूप में डेवलप करना चाहती है। इस नए विजन में 4 बड़े पिलर शामिल हैं। पहला है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दूसरा एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो और पैसेंजर्स दोनों को हैंडल करेगा, तीसरा एक मॉडर्न मिलिट्री कम सिविलियन ड्यूल यूज एयरफोर्स और नेवल बेस, और चौथा एक कंप्लीट ग्रीनफील्ड सिटी जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज, टूरिज्म हब्स और इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे। आज का
विजन देश को एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनाने का है, जो कहीं न कहीं सिंगापुर से इंस्पायर लगता है। इसमें डिफेंस और इकोनॉमिक्स दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। यही वजह है कि पुरानी सरकार जहां एनवायरनमेंट के डर से पीछे हट जाती थी, वहीं आज की सरकार इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए हर तरह के प्रेशर को झेलने को तैयार है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों से लगातार न्यूज में बना हुआ है, और वो है एनवायरमेंटल का कंसर्न। और सच कहें तो ये कंसर्न कोई छोटा मोटा या फालतू नहीं है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर दुनिया का बेहद ही सेंसिटिव और अनटच्ड इकोसिस्टम है। यहाँ पर यूनेस्को का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक्चुअल में पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल एक्टिविस्ट को आर्मी बेस या डीप सी पोर्ट बनाने का उतना ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए पोर्ट और डिफेंस फैसिलिटी जरूरी है और उनका एरिया थोड़ा लिमिटेड होता है। सबसे बड़ा गुस्सा और चिंता उस ग्रीन फील्ड सिटी और टूरिज्म जोन को लेकर है, जो वहाँ लगभग 160 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाई जाने वाली है। जब एक पूरी नई सिटी बिल्ड होगी तो उसमें लाखों लोग बाहर से आकर रहेंगे, होटल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, और इस वजह से लगभग 8 से 9 लाख घने और पुराने पेड़ों को काटना पड़ेगा। इस बड़े डिफोरेस्टेशन से वहाँ की मिट्टी खराब होगी, समुद्र में कोरल रीफ्स बर्बाद होंगे और सोम्पेन ट्राइब का पूरा जंगल उनसे छिन जाएगा। पोर्ट और मिलिट्री बेस से उतना नुकसान नहीं होगा जितना इस नए शहर को बसाने से होगा, और यही इस पूरे प्रोटेस्ट का कोर पॉइंट है। सरकार इस पूरे क्राइसिस और प्रोटेस्ट को टैकल करने के लिए कई तरह के मेजर्स लेने का दावा कर रही है। सरकार ने कहा है कि वो जितने पेड़ इस आइलैंड पर काटेगी उसकी भरपाई के लिए वो भारत के दूसरे स्टेट्स में जैसे हरियाणा और राजस्थान के एरियाज में डबल पेड़ लगाएंगे, जिसे कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन कहा जाता है। इसके अलावा लेदर बैक टर्टल्स के नेस्टिंग साइट्स को सेफ रखने के लिए पोर्ट के डिजाइन में बदलाव किए गए हैं और ट्राइब्स के रहने वाले कोर एरियाज को इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री से बाहर रखा गया है ताकि उनका कांटेक्ट बाहर के लोगों से न हो। हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि निकोबार के रेन फॉरेस्ट का बदला हरियाणा के जंगल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की इकोलॉजी बिल्कुल अलग है। इस साल यूनियन पोर्ट्स और शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अपने एक बड़े स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है कि तमाम प्रोटेस्ट और लीगल चैलेंजेस के बाद भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस को बरकरार रखा है और इस पर काम 2028 से ग्राउंड पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी और एनवायरमेंटल कमिटीज के सजेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी बदलाव और प्रिकॉशंस को अडॉप्ट किया है। सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इस बात पर नजर रखेंगी कि काम के दौरान किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पोल्यूशन या वायलेशन न हो। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक अब इस प्रोजेक्ट को अलग अलग फेजेस में इस तरह से बांटा गया है कि पहले फेज में सिर्फ वही काम होगा जो देश की सिक्योरिटी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए अलग से फंड एलोकेट किए गए हैं ताकि उनके हैबिटेट्स को दूसरी जगह रिलोकेट किया जा सके। सरकार का साफ कहना है कि वो डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ फैक्ट रखे हैं आपके सामने बिना किसी बाइस के, जो शायद आपको कहीं और से पता ना चले। इस पे आपका क्या थॉट है, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।